के लगा जाना काफी। बेसिक इसके बारे में आप लोग को जानना है ना, और जो क्वेश्चन तुम लोग से होंगे वो क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, आप लोग ट्रांसफार्मर उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और दूसरा है कि इनका ये रहता है कि विद्युत का वितरण कैसा होता है, लाइन से कैसे करंट आ रही है और इसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है, और ओवरलोड क्या ओवरलोड। तो सब आप थ्योरी तो आप लोग अपने कोर्स में तो पढ़ा ही होगा बुक्स में, यहाँ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाना है। तो खाली ट्रांसफार्मर यानी जो जनरेशन भी होता है ना, वो भी उसी के प्रिंसिपल पे म्यूचुअल इंडक्शन पे। जो जनरेटर लगा रहता है सब मोटर सभी उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। मोटर थोड़ा उल्टा काम करता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो जनरेटर रहता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो टरबाइन रहता है, टरबाइन को घुमाना है, टरबाइन को अपन पानी के प्रेशर से घुमाएं तो वो हाइडल एनर्जी हो जाता है। सर बुला रहे थे। आओ बैठो ना थोड़ा। अरे तो जैसे स्टीम से चलाए अपन, स्टीम के प्रेशर से, तो उसको वो मतलब जैसे अब स्टीम बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कोयला। कोयला पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए कोयला चाहिए। तो फिर बॉयलर से उसको गर्म करके, पानी को गर्म करके उससे स्टीम जनरेट हो गई। स्टीम को फिर टरबाइन को रोटेट कराते हैं। टरबाइन से रोटेट होता है तो जनरेटर का जो रोटर है वो रोटेट होता है, तो वो जनरेट होता है। अगर उसको पानी के प्रेशर से घुमाएं, जो हाइडल पावर प्लांट डैम जो जैसे हसीका सिरवासी सुनने हैं होंगे, तो वहाँ पानी के प्रेशर से पानी को ऊपर से छोड़ा जाता है टरबाइन पे। तो प्रेशर से जो है टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमता है तो फिर वो जनरेटर के रोटर को घुमाता है, फिर वहाँ से बिजली पैदा होती है। तो जो बिजली पैदा होता है ना, वो जो जनरेटर लगा रहता है, बड़ा बड़ा जनरेटर रहता है, लगभग ये तीनों कमरे के बराबर एक जनरेटर होता है। जो ट्रांसफार्मर भी दिखाएंगे पावर ट्रांसफार्मर, वो खुद ही कमरे के बराबर है। इतना बड़ा बड़ा हेवी पावर जनरेशन होता है। वो जनरेशन होता है 11,000 वोल्ट, ठीक है। जैसे कोरबा में ताप कुछ दी है सर, तो वहाँ क्या होता है, कोरबा में जो होता है वो जहाँ पावर बनता है उसको पावर स्टेशन बोलते हैं, पावर प्लांट, ठीक है जी सर। वहाँ कोयला से, क्योंकि वहाँ कोयला की खदानें बड़े बड़े कोरबा में, कोयला खदान के लिए फेमस है कोरबा, है ना, बड़े बड़े माइंस है। तो वहीं से कोयला निकालते हैं खदान से, पावर प्लांट में उसको यूज़ करते हैं पानी के लिए। तो वो आसपास डैम है वो, तो वहाँ पावर प्लांट होता है, वहाँ से जनरेशन होता है। वो जनरेशन 11 kV है। तो पावर प्लांट कोरबा में इसलिए है क्योंकि वहाँ कोयले का भंडार है। तो फिर कोयला को यहाँ तक लाएंगे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए जहाँ सारी सुविधाएं रहती है, कोयला बिजली बनाने के लिए पानी चाहिए और कोयला चाहिए, मेन दो चीज़, इसलिए वो जनरेटिंग स्टेशन वहीं पर है ज़्यादातर। तो जनरेशन जो है 11 kV में होता है, मतलब 11,000 वोल्ट में, 1,000 वोल्ट 1 kV वोल्ट, केवी मतलब किलो वोल्ट, 1,000 का किलो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जनरेशन तो 11,000 वोल्ट में हो गया, लेकिन अगर उसी 11,000 वोल्ट को अगर हम यहाँ फिंगेश्वर तक लाएंगे तो वो 11,000 वोल्ट जो है यहाँ तक आते आते 6,000 वोल्ट या 5,000 वोल्ट उतना भी शायद नहीं रहे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। कोरबा यहाँ से लगभग कहीं ना कहीं 400 किलोमीटर है, 400 से 500 किलोमीटर। तो वो ट्रांसमिशन में जो लॉस होता है उसको बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉस। आप लोग पढ़े होंगे, कॉपर लॉस, कोर लॉस,
ये ट्रांसमिशन का लॉस है। क्या लॉस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ से जो जैसे कंडक्टर वहाँ से वो जो टावर वाला लाइन देखे होगे आप लोग रोड में लगा रहता जी बड़ा बड़ा टावर लगा रहता है, मोबाइल टावर जी जैसे मोटा मोटा तार है। फिर वो ऐसी सब स्टेशन में आके 35 जो है 11 में कन्वर्ट हो जाता है। अक्सर जनरेशन का ना इससे काफ़ी ट्रांसफार्मर लगता है क्योंकि वहाँ से ट्रांसमिट करना है अपने को दूसरे अलग अलग शहरों में अलग अलग क्षेत्रों में भेजना है जहाँ पावर प्लांट नहीं है, तो वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है उसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो आप लोग ऊंचाई स्टेप अप स्टेप डाउन वहाँ 11,000 वोल्ट को 400 की मतलब कितना हो गया तो उतना में स्टेप अप करके उसको बढ़ाया जाता है वोल्टेज को। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन जो टावर वाला लाइन होता है उसके माध्यम से अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी यहाँ राजू के पास एक कोमा गांव है, तो हमारे एक बड़ा वाला सब स्टेशन है, वो भी 220 सब स्टेशन है। वो क्या करता है जैसे 400 को वो रिसीव करता है बड़ा सब स्टेशन, वहाँ से फिर स्टेप डाउन होता है 400 को वापस वो 220 में फिर उसको 33 में कन्वर्ट करता है। फिर वो 33 में कन्वर्ट करके जैसे एक लाइन हमारे यहाँ भुवनेश्वर आया है, एक लाइन उधर अभनपुर गया है, उधर दरिया बन गया है, अलग अलग से वहाँ से 33 की भी लाइन निकल रहा है जो आपको ऐसी पोल में दिखता है। ठीक, फिर वो जो 33 लाइन होता है उसको हम लोग यहाँ से रिसीव करके यहाँ पावर ट्रांसफार्मर लगा के उसको और डाउन करता है 11 kV में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो फिर वो 11 kV को कन्वर्ट करके सब शहरों में गांव में भेजा जाता है। फिर गांव में फिर छोटा छोटा ट्रांसफार्मर जैसे यहाँ पे अभी दिखाऊंगा अगर बाहर निकलेंगे तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो 33 kV तक के ट्रांसफार्मर को पावर ट्रांसफार्मर होता है। तो पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग ना सब स्टेशन में और ट्रांसमिशन सिस्टम में किया जाता है। और जो हम लोग अपने गली मोहल्ले में देखते हैं छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है क्योंकि अब जो यहाँ से जो हम लोग जो 11 की लाइन भेज रहे हैं गली में उसको आपके अब आप घर में उपयोग कर रहे हैं तो सीधा 11 की उपयोग नहीं करते हैं, उसको 400 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। सिंगल फेस में 230 वोल्ट और जैसे वहाँ जनरेशन तो 11,000 में ही होता है, 11 kV में ही होता है। ठीक है, लेकिन जब उसको यहाँ हम लोग ट्रांसमिट करके लाते हैं तो उसके लिए टावर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि टावर का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है हाई वोल्टेज। जितना ज़्यादा आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ऊंचा टावर को लगाना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाता है उस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए हाइट बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन जो है टावर में क्योंकि उसका वोल्टेज हाई रहता है इसलिए क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए ना ऊंचा ऊंचा टावर लगता है। फिर जैसे स्टेप डाउन करते हैं तो हमारे 8 मीटर के पोल 11 मीटर के पोल जो सामान्य जो गली मोहल्ले में देखते हैं उसमें हो जाता है क्योंकि उसका वोल्टेज कम रहता है इसलिए उसको क्लियरेंस भी कम चाहिए ग्राउंड से, खतरा कम रहता है। तो ये मोटा मोटा ट्रांसमिशन सिस्टम था। जनरेशन 11,000 में होता है, फिर उसको एक जगह से पावर प्लांट से दूसरे शहरों में भेजने के लिए उसको स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के, और फिर शहरों में उसको स्टेप डाउन कर करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, इस सब में सबसे मेन काम है ट्रांसफार्मर क्योंकि जब तक ट्रांसफार्मर नहीं होगा तब तक आप स्टेप अप नहीं कर पाओगे ना स्टेप डाउन नहीं कर पाओगे। पूरा सिस्टम केवल ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंडेंट है और ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी में काम करता है, डीसी में काम नहीं करता। इसलिए हमारे सारे सिस्टम एसी में अल्टरनेटिंग करंट होते हैं। डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क जो है डीसी में नहीं है। उसको करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा खर्चीला करता है, इसलिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे इंडिया का एसी में ही सब जगह कोई भी राटी में आएंगे तो अल्टरनेटिंग करेंट। बाकी इंडिया में पूरा 50 हर्ट्ज एसी सिस्टम ही चलता है। ट्रांसफार्मर जैसे
वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब वो इनपुट में कम वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज देंगे। और स्टेप डाउन में क्या होता है, इनपुट ज़्यादा वोल्टेज का रहेगा, आउटपुट में कम वोल्टेज। वोल्टेज के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। और बनावट के आधार पर रहता है, जैसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर रहता है। जैसे अभी हमारा जो सिस्टम है कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। मीटरिंग टाइप में अलग, मतलब उसके कैटेगराइज करने के भी अलग अलग तरीके। मेन आपको स्टेप अप स्टेप डाउन ही होगा आपके कोर्स में। सर अब ये ज़्यादातर गर्मियों में पंखे कूलर वगैरह ज़्यादा चलते हैं तो लोड भी ज़्यादा पड़ते हैं, तो उस लोड को कैसे मैनेज किया जाता है यहाँ पर? कैपेसिटी, ट्रांसफार्मर अलग अलग कैपेसिटी का रहता है ना। जैसे हम लोग में हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 25 kVA, 63 kVA, 100 kVA, 200 kVA, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर लगा के उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। और जहाँ ज़रूरत होता है तो फिर एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर भी लगाते हैं, तो गर्मियों में लोड बढ़ता है ऐसे करते हैं। और एक्सटेंशन चलते रहता है। जैसे अभी हमारा जो कोमा का सब स्टेशन था, जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोड आता है ना तो ट्रांसमिशन में भी लोड आता है, वो लोड जनरेशन में भी जाता है, क्योंकि लोड तो यहीं से ही जनरेट हो रहा है। तो फिर उधर भी वो लोग अपना वो जनरेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। अगर बिजली की ज़्यादा डिमांड हो गया तो कुछ पावर प्लांट को रिजर्व में रखते हैं, उसको फिर तब चालू किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, वो पानी वाला हाइडल पावर प्लांट, स्टीम वाला थर्मल पावर प्लांट कोयले से जो जनरेट होता है, तो जनरली क्या है ना, जो पन बिजली रहता है, हाइडल पावर प्लांट रहता है, उससे बिजली रहते हैं। और ज़रूरत पड़ेगा तो नेशनल ग्रिड से भी लेते हैं पावर। कभी कभी 1 या 2 मिनट के लिए बिजली चली जाती है, वो किस कारण से होता सही सवाल है। है? वो जैसे आपके एक प्रश्न ये था कि आपके कॉलेज में सप्लाई कैसे जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम लोग 33 kV लाइन आता है हमारा, वहाँ कोमा सब स्टेशन, बड़ा सब स्टेशन वहाँ से सप्लाई आता है 33 kV। उसको हम लोग पावर ट्रांसफार्मर से 11 kV में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर 11 kV कन्वर्ट को पूरे फिंगेश्वर शहर में घुमाते हैं। फिंगेश्वर शहर वो आपके कॉलेज तक भी जाते हैं लाइन। फिर आपके कॉलेज में अलग से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा है 63 kV का, वो 11 kV को कन्वर्ट करता है 400 वोल्ट में। फिर आपके कॉलेज के अंदर वो जो करंट इक्विपमेंट वो सब चलता है। तो जैसे अगर वो ट्रांसफार्मर में देखेंगे उसमें डीओ लगा रहता है, थोड़ा सा पत्थर लटका के उसमें डीओ बनाया रहता है, नीचे सर्किट लगा रहता है। अगर किसी कारण से वो उसमें प्रॉब्लम आ गया, फॉल्ट आ गया, तो वो क्या करता है, पूरे फीडर को ट्रिप कर देता है लाइन। वो फीडर को ट्रिप क्यों करता है, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन सिस्टम ऐसा लगाए रहते हैं कि अगर कुछ भी फॉल्ट होगा तो हमारे पावर ट्रांसफार्मर को सेफ रहना चाहिए। तो वो सेफ्टी के लिए ना पूरा फीडर को ट्रिप कर देता है लाइन। तो फिर वो उसके बाद फर्स्ट चार्ज करते हैं। जनरली 1 मिनट में 2 मिनट में पहला चार्ज देने का नीड है। अगर कोई लाइन फीडर ट्रिप हो गया उसको 2 मिनट के अंदर पहले चार्ज करते हैं। अगर वो चार्ज हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर उसको फॉल्टी डिक्लेयर कर दिया जाए। फॉल्टी डिक्लेयर जैसे ही होता है तो फिर स्टाफ लोग फील्ड में निकलते हैं फॉल्ट होते, तो फिर उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, आधा एक घंटा। सर कभी कभी गाँव में वोल्टेज हाई हो जाते हैं और लो हो जाते हैं। हाँ, वोल्टेज जो है लोड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके घर में टुल्लू पंप होगा, टुल्लू पंप को जब चालू करोगे और उसी समय घर का वोल्टेज जो है डीम हो जाता है। यस सर। नोटिस किए? यस सर। तो जब क्या कि जब आपने ट्यूबवेल को चालू किए या कोई भी हेवी उपकरण चालू किए, इंडक्शन है, तो वो क्या है ज़्यादा पावर लेता है।
ट्यूब वेल जो है वो 1 HP का मोटर है, तो अपने हिसाब से ज़्यादा पावर लेता है, तो उस समय करंट ज़्यादा खींचता है वो, मतलब मीटर से, खंभे से। तो जो V=IR है, वोल्टेज V=IR, वोल्टेज ड्रॉप होता है कंडक्टर में, तो वोल्टेज कम हो जाता है लोड बढ़ने से, इस कारण जैसे उसको बंद करोगे फिर नॉर्मल हो जाता है। तो वैसे ही जब सिस्टम में क्या है, अभी ना पंप का लोड बहुत ज़्यादा है, अभी क्या रबी का सीज़न है, तो सारे जो आसपास है फुल लोड में चल रहे हैं, जो सभी खेती बाड़ी करते हैं आपके घर वर में, तो देखे होंगे सबके जो भी फसल लेते हैं अभी 3:5 HP का मोटर फुल लोड में चल रहा है, फुल कैपेसिटी में चल रहा है, तो क्या है वोल्टेज ना ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है। वो जो बता रहा था ना कि जैसे अभी कोमा से 33 kV आता है, वो इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है कि वो 33 kV 30 kV हो जाता है, मतलब 30,000 वोल्ट आता है। 33,000 वोल्ट आना चाहिए, वो 30,000 वोल्ट आता है। अब चूँकि हमारे पास ही 30,000 वोल्ट आ रहा है, तो चूँकि हम उसको 35 kV को 11 kV में कन्वर्ट करते हैं, अब 33 kV ही 30 आ रहा है, तो इधर जो आउटपुट निकलेगा वो भी 11 kV नहीं रहेगा, वो भी 10 kV हो जाएगा, है ना। और 10 kV जो आपके कॉलेज में ट्रांसफार्मर लगा है वो 11 kV को 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो 11 kV ही 10,000 वोल्ट हो गया, 10 kV हो गया, तो इधर आउटपुट और कमज़ोर होता है। ऐसा कर करके ना वो जब लोड बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन वाले बात बताया था ना कि ट्रांसमिशन लाइन में जैसे वहाँ से अपन कोरबा से अगर डायरेक्ट यहाँ लाएंगे, जो लंबाई है तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और लोड के हिसाब से। और क्वेश्चन सर जैसे कि आप बता रहे थे अभी इनपुट आउटपुट हमेशा 11 के गुणज में ही रहते हैं। हाँ तो ऐसा क्यों? फॉर्म फैक्टर आता है ना 1.1 के अकॉर्डिंग आता है, इसलिए ना वो सब 11 के मल्टीपल्स में ही होता है। ठीक सर, है ना? जी सर। ये जो हमारे सिग्नेचर वाले हैं रजिस्ट्रेशन में कौन सी कैटेगरी है? ये हमारा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ ये एक जनरेटिंग सब स्टेशन होता है, जो जनरेशन के पास होता है वही स्टेप अप करता है, जैसे कोरबा वाला वो सारी स्टेप अप ही मिलेंगे, और ये हमारा जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग अलग अलग जगह यूज करते हैं। बोलते हैं 33/11 सब स्टेशन है इसमें। जैसे कोमा में है 130 रहेगा, 220 का अलग सब स्टेशन होता है, 220 वाला 132 देगा, 132 वाला 33 देगा, ये सभी सब स्टेशन अलग है। हमारे गाँव में भी है काशी में, वो कौन सी? वो भी 33/11 है। वो भी क्या है लगभग ना 20 गाँव 15 से 20 गाँव के लिए एक सब स्टेशन होता है। यहाँ बासिल में है, एक येश्वर में है, इधर गाँव में है, कौनकेरा में है, बेलर में है, एक सब स्टेशन 15 से 20 गाँव के लिए, और एक सब स्टेशन में ना 11 kV के 3 या 4 फीडर आते हैं, वो एक फीडर जो 11 kV का 4 से 5 गाँव को वो कवर कर लेता है, ठीक, मतलब एक 11 kV फीडर जैसा हमारा चैतरा बिजली रवेली सेंदर पर 4-5 गाँव को साइड 4-5 गाँव को कवर करता है। उस फीडर में अगर कहीं भी कोई डाली गिर गया पेड़ के ऊपर या लाइटिंग हुआ ऊपर से, मौसम खराब होता है तो जनरली लाइटिंग ज़्यादा होता है, तो आकाशीय भी किनारे से लाइन गया रहता है, गिर जाता है, वो फॉल्ट कर देता है। फॉल्ट हो गया लाइन तो पूरा 5 गाँव का लाइन बंद हो जाता है, एक तो 4-5 गाँव एक ही फीडर में, ठीक है। तो फिर उसको फॉल्ट क्लियर करते हैं, फॉल्ट हटाते हैं, तब वो लाइन चालू होता है। हाँ चलो चला जा